देखिए सर, वो ईंटा देखिए, ये जा रहे हैं ना, दीवार का ईंटा है, वो आगे तो बढ़ते रहता है। आगे देखिए सात सात शिवलिंग है उधर से वहाँ। तो ठीक है, उधर से चलिए। हो गया है। हाँ, मिट्टी में दब गया है। मिट्टी में पूरा ढक गया, वो मिट्टी खोदाई होने से निकलेगा। तो ये पेड़ वगैरह काटना होगा। पेड़ तो पूरा है, देखिए काटेगा कि क्या करना है, नहीं काटना से भी तो नहीं निकलेगा ना। पूरे भारत में बिखरे हुए पुरातन अवशेष हमें हमारे पूर्वजों के जीवन और विरासत की अनमोल झलक प्रस्तुत करते हैं। सतह के नीचे दबी कई पहेलियों में बीते वक्त के साथ लुप्त हो चुकी प्राचीन संस्कृति का रहस्य शामिल है। हमारे राज्य झारखंड में मौजूद असंख्य खजानों के बीच बेनीसागर इतिहास के रहस्यमय आकर्षण के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यहां दीवारों के अवशेष और क्षतिग्रस्त मूर्तियों के बीच एक संपन्न सभ्यता के अवशेष मौजूद हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर गणेश का मूर्ति था, एक पेड़ था और गणेश का मूर्ति लेके म्यूजियम में रखा हुआ है। लगभग 3-3.5 फुट 4 फुट आसपास होगा, मूर्ति लेकर म्यूजियम में रखा हुआ है। तो इतना बड़ा बड़ा मूर्ति निकल जाता था। हाँ, वो दिखाई देता था मूर्ति, पेड़ के पास में जो था गणेश का मूर्ति दिखाई दे रहा था। पहले ये स्थल कुछ नहीं था, एक झोपड़ी थी, यहाँ पे छोटा सा झोपड़ी था, लोग बनाया था उसको अपने से। 7 मौजा के लोग आस्था को रखते हुए इसी जगह पर एक पुआल का झोपड़ी था। और ये पूरा, ये तो उत्खनन करने के बाद इसको स्ट्रक्चर बनाया गया है। पहले ऐसा नहीं था, सिर्फ ढका हुआ था। बनाया गया ही कि ऐसे ही था? ऐसा था, ये पहले ऐसा था लेकिन मिट्टी से ढका हुआ था। ये जो ईंटा सब है, ये स्ट्रक्चर है। पहले राजा शायद बेणु राजा रहा करता था यहाँ पर, उनका ही ये चीज इस तरह का बनाया हुआ चीज था। आज जैसे लोग उत्खनन करने के बाद लोग बोल रहे हैं यहाँ के जो तो आप बचपन में इसको पूरा ढका हुआ देखे? हाँ, पूरा ढका हुआ था। पेड़ पौधे इतने बड़े बड़े, ये जो है ना, ये कितने प्राचीन हो सकता है। मेरा दादा परदादा लोग यहाँ पर थे, उन लोग देख रहा था इस चीज को। हम लोग को बताएं कि यहाँ बहुत जंगल टाइप का था और ये तालाब बहुत घना उस समय। आजकल तो कम वृष्टि हो रही है, नहीं तो ये पूरा पानी और कमल फूल से ढका हुआ रहता था, पूरा कमल खिला हुआ रहता था। और इतने विदेशी पक्षियां भी यहाँ आती थी, आजकल थोड़ा सा नहीं है। और ये स्थल हम लोग को लगता है कि ये झारखंड प्रदेश में सरकार यदि चाहेगी, या भारत सरकार का अधीन अभी तो है, झारखंड सरकार इसको फोकस करेगी तो ये क्षेत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह। यहाँ से आपका विराटगढ़ जाइएगा, किचिंग, यहाँ भी इस तरह का मूर्ति, इससे इम्पोर्टेंट ही हो सकता है। हमारे राज्य झारखंड में भी ऐसे कई ऐतिहासिक धरोहर मौजूद हैं जिन्होंने अपने अंदर कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को समेटकर रखा है। आज हम चर्चा करने वाले हैं रहस्य के सागर की, क्योंकि हम आ चुके हैं बेनीसागर। झारखंड के कोल्हान प्रमंडल के पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर दूर मझगांव प्रखंड में स्थित बेनीसागर कई अनसुलझे रहस्यों का ठिकाना है। पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर कहा जाता है कि यह स्थान 5वीं शताब्दी से लेकर 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच बसा हुआ था। इस
इस स्थान का नाम बनेगर राजा बेन के नाम पर रखा गया है, जिनके द्वारा बेनी सागर के भव्य तालाब का निर्माण कराया गया था। ये पुराना तालाब है, तो जितना भी इंडिया में कहीं भी पुराना तालाब मिलता है कि पास में मंदिर है, राजा के गढ़ माना जाता है, कि इंडिया में कहीं भी देखिए पुराना तालाब है, तो उसी खुदाई के मिलने के बाद ही पता चलता है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ मिलता है। स्थानीय परंपरा के अनुसार बेन राजा ने तालाब की खुदाई की। हालांकि पुरातत्व विभाग द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई है। किसी पाणिग्रही नामक इतिहासकार ने भी बेनी सागर के पुरातात्विक अवशेषों के बारे में 1956 में एक शोध पत्र भी प्रकाशित किया था। फिलहाल यहां पर 5 साइट्स को अंकित किया गया है, जिनके अवशेष आज से लगभग 5वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बताए जाते हैं। 2003 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने यहां पहली बार खुदाई की। तब से लगातार वैज्ञानिकों की टीम यहां शोध व उत्खनन का कार्य कर रही है। खुदाई के दौरान अब तक यहां देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां मिल चुकी हैं। पुरालिपिक विशेषज्ञों द्वारा जब इसका अध्ययन किया गया तो इस स्थान की आध्यात्मिक क्षेत्र के तौर पर बसने की बात सामने आई। यहां समय समय पर उत्खनन का कार्य भी किया गया है, जिसमें 2 मंदिर व अनेक देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां मिली हैं। यहां बहुतायत मात्रा में शिवलिंग प्राप्त हुए, जिससे यह बात स्पष्ट होती है कि यह राजा वास्तव में एक शिव भक्त था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा देश के 100 सबसे प्रमुख पुरातात्विक स्मारकों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त बेनी सागर झारखंड राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और रहस्यमय अतीत के प्रमाण के रूप में खड़ा है। प्राचीन समय की धुंध में डूबा यह पुरातात्विक स्थल खोजकर्ताओं और विद्वानों को इसके रहस्यों को जानने और इसके ऐतिहासिक अतीत को समझने के लिए प्रेरित करता है। ये देखिए, ये जो क्वार्टर की तरफ से आ रहे हैं दीवार, ये दीवार है, ये खुदाई के बाद मिला है दीवार। ये जा रहा है 7 सीलिंग की तरफ सीधे सीधे। ये जो ईटा है, ये देखिए, ये पुराना का ईटा है। देखिए सर, ये पहले का जमाना का ईटा है और बहुत मजबूत भी है सर। ऐसे आवाज़ कर रहा है टंग टंग करके, और इस ऐसे ईटा से इस चारों तरफ रूम बना गया है। पहले खुदाई करके निकल गया है। चट्टान नहीं, देखने का चट्टान लग रहा है। चट्टान नहीं है सर, ये ईटा ही है सर। वो पतला सा ईटा है, बहुत पतला है ईटा, लेकिन बहुत स्ट्रांग भी है सर। बेनी सागर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत आता है और बीते कई वर्षों से इन्हीं के द्वारा इसका संरक्षण और संवर्धन किया जा रहा है। एएसआई द्वारा बेनी सागर को भारत के 100 सबसे प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स की श्रेणी में रखा गया है। ये देखिए मूर्ति, तो पहले जो खुदाई हुआ था वो मिला, और ये 2-3 साल खुदाई के बाद ये मिला, तो इसका अंतर है कलर में। बीते वर्षों में इस जगह को
एक पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित करने पर कार्य किया गया है। कई सारी ऐसी फैसिलिटी हैं जिस पर ध्यान दिया गया है ताकि यहां पर जो टूरिस्ट आते हैं उन्हें न केवल साइट्स के बारे में जानकारी मिल सके बल्कि उसके साथ ही साथ थोड़ा अच्छा वक्त भी वे यहां व्यतीत कर सकें। नक्काशीदार पत्थर न सिर्फ इसके पुरातन होने का प्रमाण देते हैं बल्कि कारीगरों के उत्कृष्ट शिल्प कौशल की भी गवाही देते हैं। मिट्टी से निर्मित संरचना जो कभी दैनिक दिनचर्या और उत्सव का हिस्सा थे, आज इनके अवशेष तात्कालीन सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं की झलक पेश करते हैं। लेकिन यह कलाकृतियां केवल कल्पना को ही मोहित नहीं करती, इनमें वे रहस्य हैं जिनका सटीक रहस्य उद्घाटन करना आज भी बाकी है। बेनी सागर में जिज्ञासा प्रचुर मात्रा में है। हर खोज से नए प्रश्न और अन्वेषण के रास्ते खुलते हैं। पौराणिक दृश्यों को दर्शाने वाली जटिल नक्काशी से लेकर स्थापत्य चमत्कारों के अवशेषों तक बेनी सागर अपने अंदर असंख्य अनकही कहानियों को समेटे हुए है। इनके अलावा खुदाई स्थल से एक पत्थर की मोहर भी मिली है जिस पर शिलालेख अंकित है प्रियंगुधेयम चतुर्विद्या, यानी प्रियंगु नाम का एक व्यक्ति जो 4 वेदों में पारंगत था। शिलालेख की लिपि ब्राह्मी है और भाषा संस्कृत है, जिसे पुरालेख की दृष्टि से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का कहा जा सकता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि बेनी सागर से बरामद मोहर से पता चलता है कि यह शिक्षा का केंद्र था जहां 4 वेदों की शिक्षा दी जाती थी। इसमें बेनी सागर में खनन के दौरान प्राप्त हुई मूर्तियों को एक संग्रहालय में रखा गया है। यह संग्रहालय इतिहास का एक अभयारण्य है जहां पुरातत्व की कहानियां जीवंत हो उठती हैं। यह संग्रहालय आगंतुकों को बेनी सागर के ऐतिहासिक अतीत की गहरी समझ प्रदान करता है। संग्रहालय की दीवारों के भीतर बेनी सागर के रहस्य को सहजता से संरक्षित और प्रदर्शित किया गया है। पत्थर पर उकेरी गई नक्काशी, टेराकोटा निर्मित सामग्रियों के अवशेष और अन्य पुरातन वस्तुएं संग्रहालय की शोभा बढ़ाते हैं। बेनी सागर ओडिशा के मयूरभंज जिले की सीमा के पास स्थित है। इतिहासकारों का कहना है कि उड़ीसा से सटे क्षेत्र में कई राजाओं ने दशकों तक शासन किया। बेनी सागर में खुदाई के दौरान मिले अवशेषों से इसकी पुष्टि होती है कि यह उड़ीसा के किसी राजा द्वारा बनवाया गया होगा। यहां के मंदिरों की वास्तुकला उड़ीसा के रेखा देवला वास्तुकला जैसी प्रतीत होती है। मयूरभंज में स्थित किचकेश्वरी मंदिर की नक्काशी और यहां मौजूद कलाकृतियां काफी हद तक बेनी सागर में प्राप्त हुए अवशेषों से मिलती जुलती है। कोण शिलालेखों से लेकर दिलचस्प कलाकृतियों तक हर खोज न सिर्फ जिज्ञासा और अटकलें जगाती है बल्कि अनकही कहानियों और भूली हुई किंवदंतियों की ओर इशारा भी करती हैं। पहले तो एकदम मिट्टी देखिए पूरा ढक गया था, मिट्टी ढक गया था। वो अभी उसको खुदाई कर निकला हुआ गाछ, एक एक बीच बीच में एक गाछ भी था। खुदाई करना से इसे निकलता है। तो ज्यादा क्या निकलता है? देखिए गुटे एक जगह शिवलिंग भी निकलता है और ईटा देखिए दीवार का पहले जो था वो निकला है। पत्थर का ईंट है? नहीं, ये तो ईटा, ये मिट्टी का ईटा है। अच्छा।
अच्छा, वो मतलब पत्थर अंदर अंदर एक एक तो निकलता है। हाँ, उधर ही में निकल सकता है। वहाँ भी है, शिवलिंग है, वो है, उसको निकलता है। उसके लिए पेड़ को काटना पड़ सकता है। हाँ हाँ। रहस्यों से भरा है यह बेनी सागर। ऐसे में रहस्यालु बड़ा ही खास पत्थर है, जिसे जब आप छोटे पत्थर से मारते हैं तो उसके बजने की आवाज आती है। और उसके बारे में कहा जाता है कि शायद उस वक्त जो यहाँ राजा रहे होंगे वह जनता को बुलाने के लिए इसका इस्तेमाल करते होंगे। यही वाला है। यहाँ पर और भी पत्थर है, तो देखते हैं कि और भी पत्थर है कि लोहा की तरह आवाज करता है। बड़ा होगा देखिए ना। यहाँ देखिए, ये पत्थर लोहा की तरह आवाज आएगा, ये पत्थर आवाज नहीं आएगा। ये पत्थर घंटी की, जहाँ पे भी ठोक दो घंटी की आवाज आएगा। देखने में अजूबा लगता है। यहाँ प्राप्त हुए काम और मैथुन दृश्यों वाले पाषाण के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उन दिनों काम शिक्षा समाज के लिए वर्जित विषय नहीं था। इतिहासकारों का अनुमान है कि बेनी सागर तंत्रवाद और क्वाद प्रभावित क्षेत्र था, जहां कामुकता की खोज आध्यात्मिक प्रथाओं के साथ जुड़ी हुई थी। इस सांस्कृतिक परिवेश में यौन शिक्षा को छाया में नहीं रखा गया, बल्कि जीवन की यात्रा के एक अभिन्न अंग के रूप में अपनाया गया था। यह स्थल मूर्तियों और पत्थर की आकृतियों की एक श्रृंखला से सुसज्जित है, जिनमें से प्रत्येक तत्कालीन शिल्प कौशल और पुरातनता की गवाही देते हैं। यह अवशेष प्राचीन मान्यता, सामाजिक रीति रिवाज और दैनिक जीवन की झलक पेश करके हमें अपने अतीत की ओर ले जाते हैं। इन बहुमूल्य अवशेषों को संजोना एवं इनकी रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह केवल अतीत के अवशेष मात्र नहीं, बल्कि प्रबुद्ध भविष्य की ओर हमारा मार्गदर्शन करने वाले प्रकाश स्तंभ हैं। जब यहाँ पे जो है मनई था, राजा था, तो प्रजा तो मनई इस इलाका में जरूर था। तो जब राजा नहीं रहा तो हमको, जहाँ तक पूर्वज ने हमें बताया है कि आक्रमण हुआ है यहाँ, और पूरा जो है ये जो है मंदिर और मैंने बहुत सारा जो है यहाँ पे जो है मैंने प्रजा रहने वाला अगल बगल, तो उसमें आक्रमण हुआ तो उसमें क्षति हुआ। तो तालाब के मट्टी को जो है काट करके जो है राजा को आभास था कि आक्रमण होने वाला है, तालाब का मट्टी को ये तरफ जो है इन मंदिर में डाइवर्ट किया और जो है रहने वाला घर में। और कुछ दिन के बाद फिर उसका ऐसा मनसा था कि जब आक्रमण वाला आएगा और चले जाएगा, कुछ नहीं देखेगा, तो फिर हम आकर के इसको निकाल करके फिर यहाँ पे हम लोग अपना पूजा करेंगे। तो अभी तो भारत सरकार जो है कंपाउंड से 300 फीट या 300 मीटर के दूरी पे घर बनाने के लिए भी कोई भी व्यक्ति को, क्योंकि उसका अपना जमीन हो, पट्टा हो, उसको भी परमिशन जो है लेना पड़ेगा। और ऐसे खनन का कोई भी चीज जो है वहां पर वो लगा नहीं सकता है। और बहुत सारा सर ऐसा है कि सुना सुनाई बात, लेकिन हम लोग इससे पहले, जब ये अवशेष निकलने से पहले ही हम जो है हमारा दादा परदादा तालाब को देखते हुए और कुछ मूर्ति इतरफ उतरफ पड़ा हुआ था, उसको देखते हुए पूर्वज ने आकलन किया था कि यहाँ राजा बसा होगा।
यह स्थल निरंतर अनुसंधान और अध्ययन का केंद्र बिंदु बन गया है। विशेषज्ञ इस परिसर के भीतर खोजी गई मूर्तियों, पत्थर की आकृतियों और अन्य पुरातात्विक अवशेषों की सावधानी पूर्वक जांच कर रहे हैं। यहाँ देखिए मंदिर जो है उसको ऊपर जो पत्थर के बीच में लोहा दिया गया है, तो पुराना जमाने में भी लोहा व्यवहार करते थे। जैसे कि देखिए अंदर 2 पत्थर के खुदाई करके बीच में लगाया हुआ है। इसको ये बांधने जोड़ने के लिए रहा होगा। हाँ वही। और लोहा खराब नहीं हुआ है ये? नहीं, खराब नहीं हुआ है। यहाँ पर भी नहीं है, बहुत जगह पे है। लोहा से पूरा बंधा हुआ? हाँ, लोहा से बांधा हुआ है बीच बीच में। वहीं पे भी है। जंग नहीं लगा है? नहीं, जंग नहीं लगता। हुक की तरह बना हुआ है। हुक की तरह बना हुआ है। इसे हुक की तरह लगा हुआ है पत्थर के। पत्थर ये वाला पत्थर जोट करके अंदर गहरा होगा। हाँ, यहाँ देखिए ये लोहा। चलिए सर, आपको और एक चीज दिखाएंगे। गांव के लोग आदिवासी जो बोलते हैं कि अमृत कुंड बोलते हैं, वही दिखाएंगे आपको। आइए आइए दिखाते हैं। क्या नाम है इसका? इसको अमृत कुंड बोलते हैं। यहाँ का आदिवासी लोग भी, बाहर का यहाँ जो पुजारी होता है वही भी बोलता है कि ये अमृत कुंड है। ये अंदर जाओगे तो ये इसका अंदर बहुत बड़ा गड्ढा था। इसको ढांक के सामान कर दिए। इसका आवाज भी अलग तरीके से आएगा, आप देख सकते हैं। इधर आएगा तो आवाज करेगा, आवाज आएगा। ये गड्ढा है। इन कलाकृतियों, संरचनाओं और स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियां मानव इतिहास के समृद्ध चित्रपट से ज्ञान अर्जित कर सकें और उनकी सराहना कर सकें। संरक्षण प्रयासों के बिना हमारी विरासत के यह अपूर्ण खंड हमेशा के लिए खो सकते हैं। जरूरी है कि हम अपनी सभ्यता और दुनिया की समझ को आकार दें। इसके महत्व को पहचानते हुए इन ऐतिहासिक अवशेषों के संरक्षण और सुरक्षा को प्राथमिकता दें। बिना अपने इतिहास की जानकारी के अपने भविष्य को समझना काफी कठिन हो जाता है। यह हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि वैसे धरोहर जो हमारे पूर्वज हमें सौंप कर गए हैं, हम उसका संरक्षण करें और उसी रूप में हमारे आने वाली पीढ़ी को सौंप कर जाएं।